कर रहे हैं। केमिस्ट्री पढ़ने 100 स्टेट पूरा देख लिए हैं, नहीं देखने सारा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस एक वीडियो में पूरा सॉल्यूशन समझाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद एक एक करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते चलेंगे और उसका साथ में नोट्स पढ़ते चलिए, बुक पढ़ते चलिए। बुक ही द बेस्ट नोट होता है, बुक पढ़ना, बुक समझना जरूरी होता है। और ये लॉकडाउन नहीं, सचमुच से बोले तो ओपन अप हो गया है। बहुत सारे वीडियोस देखिए, कंसेप्ट बनाइए, समझने की कोशिश कीजिए और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिए और पूछिए, उस हिसाब से अगला वीडियो बना देंगे। हम लोग सिलेबस का डिस्कस कर चुके थे, सॉल्यूशन क्या क्या पढ़ना है एक बार देखिएगा। सॉल्यूशन में पढ़ना है हम लोग के साथ सॉल्यूशन, सबसे पहला टॉपिक सॉल्यूशन पढ़ना है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट होगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 3 तरीके से क्लासिफाई मिनिमम कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स की संख्या के बेसिस पर, कंपोनेंट की संख्या के बेसिस पर 2 प्रकार का होगा। अगर 2 ही होगा तो बाइनरी और 1 से 2 से ज़्यादा होगा तो पॉलिनरी सॉल्यूशन होगा। उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट अगर देखेंगे तो 3 टाइप का होगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हम लोग स्टेट के बेसिस पे देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा 9 टाइप्स का सॉल्यूशन मिलेगा। सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस। और अगर वाटर के बेसिस पर देखेंगे, सॉल्वेंट वाटर है तो एक्वस सॉल्यूशन, वाटर नहीं है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड बेस के कंसेप्ट में डाइल्यूट और कॉन्क का यूज किया जाता है। कंसंट्रेटेड की जगह पर कॉन्क और डाइल्यूटेड की जगह पर डाइल का भी यूज किया जाता है। इस तरह से 5 टाइप से भी क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन होगा, मींस टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन होगा। फिर सॉल्विटी देखेंगे। सॉल्विटी का मतलब है कि कितना सॉल्वेंट कितना डिसॉल्व कर सकता है, उसकी डिसॉल्व करने की क्षमता से है। उसके बाद थर्ड टॉपिक देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्विटी। सॉल्विटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर में मेनली नेचर होता है कि सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो नेचर है, नेचर ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट पर लाइक डिजॉल्व लाइक से जुड़ा हुआ है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्विटी बढ़ सकती है, घट सकती है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बनने पर होगा, उसके एनर्जी पर डिपेंड करेगा। प्रेशर वैसे ही गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह से तीनों फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्विटी का है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखना है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉलिड और कितना सॉल्वेंट है, या बोल सकते हैं कितना सॉलिड पर यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, इसको कंसंट्रेशन कहेंगे। और कंसंट्रेशन मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का कौन कौन मेथड है वो देखना है। 10 टाइप का मेथड होता है। परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, डेमल, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और स्ट्रेंथ। इसे 10 तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखना है लॉज, हेनरीज लॉज देखना है फॉर द सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ देखना है, राउल्ट्स लॉ 2 के लिए देखना है, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए देखना है। उसके बाद राउल्ट्स लॉ मानने वाले को आइडियल, नहीं मानने वाले को नॉन आइडियल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप का होगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला और नेगेटिव डेविएशन वाला, ये देखना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग को 4 पढ़ना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद हम लोग पढ़ना है इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड एब्नॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का जो मोलर मास होता है एसोसिएशन डिसोसिएशन में चेंज हो जाता है, तब जो ऊपर के फॉर्मूला से निकालते हैं तो एब्नॉर्मल मोलर मास हो जाता है। और उसे नॉर्मलाइज करने के लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर नॉर्मलाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्यूशन में इतने टॉपिक्स पढ़ना है, राइट। अब इस सॉल्यूशन को पूरा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं अभी थोड़ा सा। तो क्या होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसको सॉल्यूशन के लिए, लेकिन एक चीज़ है कि आप साथ में एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहिए और जितने भी वीडियो हैं सबको आप एक A to Z सबको देखते चलेंगे तो एक एक टॉपिक को डिटेल से एनालाइज करेंगे। अभी एक राउंड अप कर देते हैं। और इस चैप्टर का महत्व यह है कि इसी से न्यूमेरिकल रहेगा, बोर्ड में न्यूमेरिकल इससे रहता है और 5 मार्क्स का होता है। तो इस चैप्टर का महत्व आपके बोर्ड के हिसाब से ज़्यादा है और छोटा सा कंसेप्ट है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। साथ में देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ते रहे, और शेयर भी कीजिए ताकि औरों को भी मदद हो सके, ओपन अप हो जाइए लॉकडाउन से। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन क्या होता है हम लोग पढ़ते ही क्यों है, इसलिए पढ़ते हैं कि यूनिवर्स की नॉलेज हो सके, क्योंकि आप सब हैं, परिपूर्ण बनिए। तो परिपूर्ण बनने के लिए यूनिवर्स को जानेंगे। केमिस्ट्री की नजर से अगर देखते हैं तो सचमुच में यूनिवर्स में 2 ही चीज होता है, मैटर और एनर्जी। वैसे एक सबसे पहला वीडियो हम डाले थे, वहां बताए थे कि पूरी यूनिवर्स की बात करें तो 2 ही बात होगी, डार्क पार्टिकल और मैटर। तो इस तरह से उन दोनों के इंटरेक्शन से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। यूनिवर्स को अगर हम लोग इस नज़र से देखते हैं, साइंटिफिक नज़र से, उसमें क्या होता है मैटर और एनर्जी। और मैटर को पढ़ना केमिस्ट्री है। मैटर 2 टाइप का होता है, प्योर और इम्प्योर। प्योर में आप जानते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड होता है, और इम्प्योर को मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर में 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर थॉरली मिक्स होगा, उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा।
तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, और होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ टाइप्स ऑफ इम्प्योर होमोजीनियस मिक्सचर सब्सटेंस, राइट। तो इट्स द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कितने टाइप, कितने चीज को मिलने से बना हो, कम से कम दो तो जोड़ मिलेगा। तो जो दो मिलेगा उसमें से एक कंपोनेंट को बोलेंगे हम लोग क्या, सॉल्यूट, और दूसरे को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। जो पार्टिकल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। बस अमाउंट से रिलेशन है इसका, कि मान लो कि एक बाल्टी पानी है और उस एक बाल्टी पानी में एक बकेट ऑफ वाटर में अगर हम लोग टीस्पून ऑफ शुगर डाल दें, कुछ स्पून शुगर डाल दें, तो अमाउंट शुगर का कम हो गया तो शुगर सॉल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट हो गया। वहीं पर उसी बकेट में अगर वन बकेट हम लोग शुगर ले लें, चीनी ले लें, चीनी ही ज्यादा ले लें और वाटर उसमें कम डालें, तो वाटर ही सॉल्यूट हो जाएगा और सॉलिड क्या हो जाएगा, चीनी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। इसलिए स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, ओनली डिपेंड करता है अमाउंट पर। जो ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे, घुल्ले कहेंगे, घोलक कहेंगे, और जो कम होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, विले कहेंगे, विले कहेंगे, ठीक है, घुल्ले कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग को पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया दो टाइप का। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट केवल एक एक अगर होगा, एक एक ही प्रेजेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तब तो उसको बोलेंगे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन, राइट। हम लोग को पढ़ना बाइनरी सॉल्यूशन ही है। लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे इसमें एक सॉल्वेंट और एक से ज्यादा सॉल्यूट होता है, तो जब एक से ज्यादा सॉल्यूट होता है तो उसको पॉलिनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक सॉल्वेंट और एक से ज्यादा सॉल्यूट होगा, एक से ज्यादा सॉल्वेंट क्यों नहीं होगा, कमेंट करके बताइएगा। तो सॉल्यूशन कंपोनेंट्स के बेसिस पर दो टाइप का होगा, बाइनरी सॉल्यूशन और पॉलिनरी सॉल्यूशन हो गया। और अमाउंट के बेसिस पर कितना सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, अगर इस बेसिस पर देखेंगे तो हम लोगों का सॉल्यूशन तीन टाइप का मिलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें और ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं डाल सकते, एकदम एक लाइन का है। द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, जिसमें और ज्यादा नहीं डिसॉल्व कर सकते हैं, और ज्यादा नहीं घोल सकते हैं, उसको सैचुरेटेड कहेंगे। जिसमें और ज्यादा घोल सकते हैं अनसैचुरेटेड कहेंगे, और जिसको किसी भी कंडीशन में घोल नहीं सकते, कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते, ऊपर उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर करेंगे तो 9 टाइप्स का होगा। दोनों सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड होगा तो उसको सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर एक सॉलिड है, सॉलिड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्यूट है, तो उसको सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। उसी तरह से अगर सॉल्वेंट सॉलिड है स्टेट में है और सॉल्यूट गैसियस स्टेट में है तो उसके सॉलिड गैस सॉल्यूशन कहेंगे। इस तरह से 9 टाइप का डेफिनेशन आप कर सकते हैं। तो ये 9 टाइप का हो गया। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर वाटर नहीं है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। उसी तरह से अल्कोहल में भी डिसॉल्व करके अल्कोहलिक सॉल्यूशन और नॉन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ही बना सकते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इस तरह से सॉल्यूशन का टाइप्स कर सकते हैं हम लोग। तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्युबिलिटी, हर सॉल्वेंट के निश्चित अमाउंट में निश्चित अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पर करेगा, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाए, सॉलिड और सॉल्वेंट जब नजदीक आए तो सॉलिड सॉलिड के बीच में ही इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर होगा या तो सॉलिड लिक्विड गैस होगा। तो सभी सब्सटेंस में दो चीज होता है, थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड सॉलिड के बीच में ही काम करेगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में ही काम करेगा। जब दोनों को मिक्सअप करेंगे तो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में नया इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट होगा। ये नया इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, अगर पहले वाले दोनों सॉलिड सॉल्वेंट के बीच लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स की तुलना में ज्यादा है या इक्वल है, तब तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। यही नेचर है। इसी को बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आयनिक डिसॉल्व होगा, कोवेलेंट डिसॉल्व होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर फोर्स डिसॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस पूरे चैप्टर में एक कंसेप्ट चलता है, और वो एक कंसेप्ट क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ही सब कुछ डिसाइड करता है। इसको हर जगह अप्लाई करके देखिएगा। जहां दूसरा कंसेप्ट लगेगा कमेंट के बताइएगा ये बदल गया। जैसे सॉलिड स्ट्रक्चर में हम लोग देखे थे कि कंस्ट्रक्शन, कंपोजिशन, क्लोज पैकिंग ही सब कुछ बनाता है। लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, सॉलिड का टाइप्स, उसके डिफेक्ट्स, उसके इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सारा कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एक कंसेप्ट चलेगा, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स चलेगा। उसी तरह से सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अगर सॉलिड सॉल्वेंट मिले और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तब तो आप टेम्परेचर बढ़ाएगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रेशर, अगर गैस है सॉल्यूट
और उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन लिक्विड और सॉलिड पर बहुत ज़्यादा असर प्रेशर का नहीं पड़ता है। तो ये हो गया फैक्टर्स इफेक्टिव सॉलिबिलिटी। हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं, इसको डिटेल से अच्छे से देखेंगे, सारा वीडियो देखिएगा। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन है द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूशन है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, इसको मेजर करना है। सॉल्वेंट को मेजर करना है, सॉलिड को मेजर करना है। ये जो मेजर करेंगे, इस मेजरमेंट को करके बताएंगे, ये बताना ही कहलाता है कंसंट्रेशन, राइट, जो सॉलिबिलिटी के बड़ा क्लोज है। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, मान लो कि सॉल्यूशन में 100 अमाउंट लिए हैं, 100 यूनिट लिए हैं सॉल्यूशन, और उसमें जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा सॉलिड वो उसका परसेंटेज कहलाएगा। मान लो 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में, तो 10% हो गया। इस तरह से क्या हो जाएगा, परसेंटेज, अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। उसी तरह से पर 100 यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, उसको परसेंटेज कहेंगे। और पर 100 के जगह पर अगर पर मिलियन ले लेंगे, पर मिलियन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होगा उसको पार्ट्स पर मिलियन करेंगे, पीपीएम कहेंगे। मोलरिटी, मोलरिटी क्या होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, यहां मेजर करने में वॉल्यूम ले लिया और नंबर ऑफ मोल ले लिए, तो नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम में नापेंगे तो उसको मोलरिटी कहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, मतलब N2/V बोलेंगे। मोलैलिटी ये पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट होगा, N2/W1 होगा। मोलरिटी के लिए क्या होगा, N2/V होगा। यहां पर क्या करेंगे, W2 मतलब सेकेंड कंपोनेंट सॉलिड, फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्वेंट को लेके चल रहे हैं। W2/W × 100 करेंगे तो ये परसेंटेज हो जाएगा, और उसी 100 की जगह पर अगर 10⁶ कर देंगे, W2/W × 10⁶ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। N2/V करेंगे, मोल पर लीटर करेंगे तो मोलरिटी हो जाएगा। मोलरिटी क्या हो जाएगा, N2/W1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, मोल पर केजी, तो ये मोलैलिटी हो जाएगा। नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल के जगह पर अगर हम लोग मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल के जगह पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ले लेंगे तो वही मोलैलिटी नॉर्मलिटी कहलाएगा, ठीक है। फॉर्मेलिटी, फार्मूला मास से जुड़ा हुआ है, एनी कंपाउंड NaCl फार्मूला है, तो फार्मूला से मास निकालेंगे तो वहां से नंबर ऑफ फार्मूला मास प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल की जगह पर फार्मूला मास लेंगे जो नंबर ऑफ मोल के बराबर होगा तो उसको फॉर्मेलिटी कहेंगे। डेमल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब मोलरिटी नापते हैं तो उसको डेमल बोलते हैं, मतलब डेमल भी नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन रेशियो, मोल का रेशियो, मोल ऑफ द सॉलिड टू द मोल ऑफ द सॉल्यूशन, राइट, या मोल ऑफ द सॉल्वेंट टू द मोल ऑफ द सॉल्यूशन, मींस मोल्स का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। N2/N1 + N2 या N1/N1 + N2। तो सॉल्वेंट के लिए N1/N1 + N2 होगा, जहां N1 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और N2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कहलाएगा, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट कहलाएगा। इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉलिड सॉल्वेंट दोनों के लिए निकालते हैं। अब मोल के जगह पर मास अगर ले लें, W2/W1 + W2 कर दें तो मास के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो मास फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन कहलाएगा। ये मेथड ऑफ स्ट्रेंथ में क्या होगा, स्ट्रेंथ में होगा W/V, मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको स्ट्रेंथ कहेंगे। इस तरह से 10 वेज में हम लोग मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन यूज करते हैं। 10 तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मेजर होता है, वो होता है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो 3 को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इसी से सारा मेथड बन जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, लॉज देखेंगे। तो इसमें भी 3 पार्ट्स हम लोग कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन, दूसरा लॉज में 2 पढ़ना है, हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ। हेनरीज लॉ में क्या कहना है, हेनरीज लॉ ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट गैस है तो गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्विटी बढ़ेगी। मींस प्रेशर अगर ज्यादा है तो सॉल्विटी ज्यादा है, सॉल्विटी का मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, और कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन के रूप में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X हो गया तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए केच लगाते हैं, हेनरीज लॉ लगाते हैं। तो P = KH × X, ये हेनरीज लॉ है। एक लाइन में हेनरीज लॉ कि सॉल्विटी ऑफ द गैसियस सॉल्यूट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, राइट। तो दिस इज द हेनरीज लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है कि 2 टाइप के लिए, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट और फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट या सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो बंद बर्तन में सॉल्यूशन के ऊपर जो उसी के जो वेपर उसका प्रेशर डालेंगे उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। तो ये वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मात्रा कितना है, अमाउंट कितना है, मींस कंसंट्रेशन कितना है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। मींस राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मींस P1 = P1 not X1।
सॉल्वेंट के लिए। और सॉल्यूट के लिए P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो P2 बराबर क्या होगा, P2 नॉट x2 या P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। x2 क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। मींस आप एक बात देखिएगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्यूट का घटेगा, सॉल्यूट का बढ़ेगा तो सॉल्वेंट का घटेगा। मींस इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है वो एक दूसरे को ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2 बराबर 1 के बराबर होगा। मींस P1 प्लस P2 जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर मिलेगा हम लोग को सॉल्यूशन का, और P1 सॉल्वेंट का प्रेशर होगा, P2 उसमें सॉल्यूट का प्रेशर होगा। तो P टोटल बराबर क्या होगा, P टोटल बराबर होगा P1 प्लस P2। तो ये होगा हम लोग के लिए वोलेटाइल सॉलिड के लिए। नॉन वोलेटाइल जैसे होगा सॉलिड का प्रेशर उसमें होगा नहीं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल हो गया। तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर P1 नॉट होगा, केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। तो ये राउल्ट्स लॉ हो गया। राउल्ट्स लॉ को जो मानेगा उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज द राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेंपरेचर इज नोन एज द आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि आइडियल गैस होता है उस तरह से, लेकिन आइडियल सब हो नहीं सकता। तो दूसरा कौन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो P1 बराबर P1 नॉट x1 है, तो वहां पर क्या होगा, P1 ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, दो ही बात हो सकती है। तो अगर P1 ज्यादा हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, तो इसको पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वह होता है जो राउल्ट्स लॉ को नहीं मानता है। वो दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। निगेटिव डेविएशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाता है, इसलिए सॉलिड सॉल्वेंट क्लोज आ जाते हैं, वेपर प्रेशर घट जाता है। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, सॉलिड सॉल्वेंट के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकर हो जाता है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो दो टाइप का होगा, नॉन आइडियल और आइडियल। एक केस और ऐसा हो सकता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट in the solution and mole fraction of the solid over the solution in the gaseous phase, उसको वेपर प्रेशर में दोनों जगह पर क्या हो सकता है, उसका वेपर प्रेशर सेम हो सकता है। x1 बराबर y1 और x2 बराबर y2 हो सकता है। ये कंडीशन जब बनता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एजियोट्रॉप सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप सॉल्यूशन बोलते हैं। इस तरह से जो मानेगा आइडियल, जो नहीं मानेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए है। लिटिल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड अगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड जैसे ही डालिएगा तो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स तो बढ़ जाएगा। जैसे ही बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर वेपर प्रेशर तो घट जाएगा। घट जो गया इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड की मात्रा पर डिपेंड करता है उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जैसे ही सॉल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर घटेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा, और जो घटता है प्रेशर उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा P बराबर P1 माइनस P1 नॉट होगा, तो डेल्टा P बाई P1 नॉट ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा जो x2 के बराबर होगा। इसको यूज करके अगर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास हम यूज करना चाहेंगे तो x2 की जगह पर N2 बाई N1 करेंगे तो N2 W2 बाई N2 बराबर क्या होगा, W N2 आप जान रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट है, तो क्या होगा W2 बाई M2 होगा, और N1 क्या होगा W1 बाई M1 होगा। तो इस तरह से क्या होगा, आप देख रहे हैं कि अगर हम मोल फ्रैक्शन पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो वहां से मोलर मास M2 निकाल सकते हैं, W2 इंटू M1 इंटू P1 नॉट बाई डेल्टा P बाई W1। इस तरह से मोलर मास का डिटर्मिनेशन होता है यूजिंग द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक यही कारण एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में होगा। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि अगर हम लोग क्या करें कि जैसे सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ही सॉल्यूशन में डालेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर घटेगा। इसका मतलब क्या है कि वन बार प्रेशर लाने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। मतलब पहले जो सॉल्वेंट था सॉल्यूट डालने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसी बढ़ने को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के टर्म में, इसलिए मोल फ्रैक्शन जहां पर मोलैलिटी का यूज किए हैं। तो डेल्टा T बराबर Kb इंटू M है, जहां पर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, तो डेल्टा T बराबर Kb इंटू M होगा। और इसको यूज करके मोलर मास निकालेंगे तो Kb इंटू W2 1000 में डेल्टा TB इंटू W1, जहां पर W1 दोनों ग्राम एक्सप्रेस होगा। उसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जैसे ही सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो मिलाने से क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्ट ले रहे हैं। तो जैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। कंस्टेंट पार्टिकल पहले से ही क्लोज आ गया तो थोड़ा सा ही और कूल करेंगे तो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। इसलिए पहले का जो फ्रीजिंग पॉइंट उससे फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। ये घटना, ये डिक्रीज करना ही कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा घटेगा। तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू M है, जहां पर KF क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। वहीं पर इसी बेसिस पर M2 निकालेंगे तो KF इंटू W2 1000 डेल्टा TB इंटू W1 इस फॉर्मूला में KB की जगह पर KF यूज करेंगे, बस हम लोग को क्या निकल जाएगा, मोलर मास निकल जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कहता है कि जब दो सॉल्यूशन को डालेंगे, दो सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डालेंगे तो क्या होगा, जिधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा सॉल्वेंट अपने से लोअर की तरफ जाना चाहेगा, जहां सॉल्वेंट ज्यादा हो गया उसका कंसंट्रेशन लो हो गया, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। और ऑस्मोसिस में जो पार्टिकल्स मूव करता है SPM पर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर डालता है वो प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है।
इस ऑस्मोटिक प्रेशर को नापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन जहां देंगे ज्यादा होगा तो उसके लिए जो टर्म यूज करेंगे वो पाई होगा, पाई बराबर CRT, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन होगा। और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए जिस टेंपरेचर पर नापेंगे वो टेंपरेचर R से मल्टीप्लाई तो पाई इक्वल टू CR2 मिलेगा। इसको यूज करके मोलर मास अगर हम निकालेंगे तो M2 बराबर होगा W2 इंटू R इंटू T बाई पाई इंटू V होगा। तो इस तरह से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज कर भी मोलर मास निकाल सकते हैं। तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। लेकिन अगर सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालें और डालने से अगर वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाए, एसोसिएट का क्या मतलब है, जैसे बेंजोइक एसिड को अगर वाटर में डालेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स जुड़ करके डाइमर बन जाएगा, तो इसको एसोसिएशन कहेंगे। और डिसोसिएशन क्या है, NaCl को वाटर में डालेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, तो इस तरह से टूटना क्या कहलाता है, डिसोसिएशन कहलाता है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में तो कस्टर्स पार्टिकल्स की संख्या बढ़ गई और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएगी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास निर्माण करने में नीचे आता है, इसलिए उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या होता है, डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बढ़ जाती है लेकिन मोलर मास क्या होता है, घट जाता है। ये घट जाना या बढ़ जाना जो उसका उल्टा एसोसिएशन में होगा, घट जाना बढ़ जाना ही कहलाता है एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब इसको हम लोग को सुधारना अगर है तो इसके लिए हम लोग वांट ऑफ फैक्टर से डिटरमाइन कर देंगे। मान लो दुगुना हो गया तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल हो गया तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो नॉर्मलाइज करने के लिए इस फैक्टर का यूज करते हैं, उसको वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। वांट ऑफ फैक्टर बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इस तरह से पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं। अब इन चीजों को एक एक करके पूरा डिटेल करके अलग अलग वीडियो में हम बनाएंगे। सारे वीडियो देखिए, नोट बनाइए, बुक पढ़िए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा। पढ़िए, टेक केयर, थैंक यू।